नमस्ते दोस्तों। कहानी रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पतझड़ के रंग। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका वागर्थ के स्त्री लेखन पर केंद्रित मार्च अंक में प्रकाशित शोभा नारायण की कहानी पतझड़ के रंग सुनिए उन्हीं की जुबानी। खिड़की के बाहर नए देवदार लंबे और पूर्ण विकसित बराबर के घर को बाहरी दृष्टि से बचाते हुए अभी हाल में रोपे गए हैं। अपने किसी पुराने ठाव से निकालकर उन्हें काफ़ी गहरा गड्ढा खोदकर यहाँ लगाया गया है। उनकी जड़ों में पुरानी मिट्टी चिपकी रहने दी है, जिसका स्पर्श उन्हें सुरक्षा का आभास देता रहे कि वह पूरी तरह से बेघर नहीं हुए हैं। मैं भी तो अपनी जड़ों से उखड़कर सब कुछ पीछे छोड़ यहाँ इस देश में आई थी, इस सर्द देश में। बहुत कुछ पीछे छूटा है, घर द्वार, स्कूल, कॉलेज, संगी साथी, रिश्ते नाते। ये कैसी यात्रा थी, एक भरे पूरे परिवेश से एकाकी जीवन की ओर। सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हुआ उस साल। कॉलेज से निकलते ही माँ बाबा को लगने लगा कि यकायक अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। मेरी शादी की फिक्र उन्हें सताने लगी। 3 और छोटी बहनों के लिए भी तो वर खोजना है उन्हें। बस अच्छा घर बार देखकर मेरा विवाह संपन्न हो गया। 19 साल की छोटी उम्र में, भोली भाली नादान, आंखों में असीम सपने और कुछ बनने की चाह, आगे पढ़ने की ललक मन में ही रह गई। पति मिले तो वो भी ऐसे जिनका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई, अपने करियर पर रहा। मेरी पढ़ाई लिखाई उनकी प्राथमिकता सूची में कहीं बहुत पीछे थे या थे ही नहीं। दोपहर का सूरज बहुत चमकीला है। पेड़ों और पानी पर पड़ती उसकी तीखी रोशनी हवा के साथ लगता है नाच रही हो। एक साफ धूप, नीले आसमान पर इक्का दुक्का बादल, मुलायम रूई जैसे। भ्रम होता है कि मौसम सुहाना होगा, गुनगुनी गर्माहट से भरा, पर यह सब एक मरीचिका जैसा था, जादुई यथार्थ। बाहर मौसम 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चुभती ठंडी हवा 1 मिनट में फेफड़ों को निष्क्रिय करने के लिए काफ़ी थी। दरवाजे खिड़कियाँ सभी बंद हैं। घर का तापमान बढ़ाया हुआ है। इस महीने बिजली का बिल ज़रूर बढ़ा हुआ आएगा। घर के अंदर तो अकेलापन है ही, बाहर भी निष्क्रियता का सन्नाटा पसरा है। सामने की सड़क एकदम सूनी है। अब तो सड़क भी जान गई है कि कोई नहीं आएगा। 35 साल पहले एक लंबा अंतराल, सर्दी के इन्हीं दिनों में ही तो मैं यहाँ अमेरिका हरिहर जवेरी की पत्नी के रूप में आई थी। सोचा था कुछ दिन ही की तो बात है, जैसे ही हरी की पीएचडी ख़त्म होगी हम भारत लौट चलेंगे। शुरू में तो लगता था इस साल नहीं तो अगले साल अपने देश वापस जा सकेंगे। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 10 साल गुजर गए। यही दोनों बच्चे भी पैदा हुए। अमेरिकन माहौल में बड़े हुए बच्चों के लिए भारत एक अजनबी देश था। और अब तो हैरी को भी हरिहर अब हैरी के नाम से जाने जाते। भारत में नए सिरे से जिंदगी शुरू करना असंभव सा लगने लगा था। एक मैं ही थी जिसका मन अभी भी अपने देश के लिए हुलसता था, पर मेरी इच्छा अनिच्छा पूरे परिवार के लिए गौण थी। तब भी जब मैं हरी की पत्नी बनी या तब
जब हरी फेलोशिप लेकर अमेरिका रिसर्च करने आए। हरी का सारा दिन अपने काम में निकल जाता और मेरा हरी के यूनिवर्सिटी से लौटने के इंतज़ार में। बहुत ही एकरस हो गई थी मेरी ज़िंदगी। हर दिन एक सा, न आस पड़ोस, न रिश्तेदार, न दोस्त। थके मांदे हरी घर आते, कितनी बातें होती मेरे मन में। मैं इस शहर को जानना चाहती थी। हरी तो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान इस शहर में रह चुके थे। मेरे लिए तो सब कुछ नया था। उत्सुकता से भरी मैं नए देश के नए तौर तरीकों को आत्मसात करना चाहती। अब जब यहाँ घर बनाना है तो यहाँ जैसा बनना पड़ेगा। हरी को यहाँ के कल्चर में जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं लगती कि मैं रचूं बसूं। उनको समय पर खाना मिल जाए, धुले धुलाए कपड़े, व्यवस्थित घर और बिस्तर में एक औरत। किसी आदमी को और क्या चाहिए? मैं सोचती, मैं कहीं भी होती, देश में या विदेश में, यही सब कर रही होती। 3 साल लगे हरी को पीएचडी ख़त्म करने में। अब तक मेरी गोद में एक बच्चा आ चुका था। काम बढ़ गए थे और ज़रूरतें भी। हरी अपने ही डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो गए। यह वही साल था जब हमारी शादी के बाद हम पहली बार भारत जा रहे थे। बहुत उत्साहित थी मैं, पर हरी 10 दिन में ही उकता गए। यहाँ मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई प्रोजेक्ट लेता तो $, मिलते। मैंने टिकट बदलवा ली है, अगले हफ्ते निकल जाएंगे। उनके घर में बस माँ और एक बड़े भाई थे, उनसे 4 साल बड़े। उनके दोस्त भी तो दूसरे शहरों में बस गए थे, जिसको जहाँ नौकरी मिली। और मुझे तो यह 1 महीना भी कम लग रहा था। हरी को मेरे परिवार या दोस्तों में कोई रुचि नहीं थी। मुझसे पूछा तो होता, मैं रुआसी हो चली। हरी सलाह नहीं लेते, जो करना हो बस कर डालते हैं। मन 2-4 खरी खोटी सुनाने का कर रहा था, बस इतना ही कह पाई। आर्यन के मुंडन की तारीख बदलनी पड़ेगी, मैं अम्मा को कहती हूँ। हरी को इस तरह के आयोजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन सब ढकोसलों में मेरा विश्वास नहीं है। जो भी करना चाहो जल्दी निपटाओ। हरी तो कब के हैरी बन चुके थे। मैं ही थी जो सुधा से स्यू नहीं बनी। अगला ट्रिप 2 साल बाद ही संभव हुआ, जब हरी की माँ गुजरी। संबंधों की डोर जो माँ के रहते एक सीमा तक बंधी हुई थी, अब एकदम टूट गई। तब तक मेरी गोद में एक और बच्चा आ गया, एक लड़की, आर्यन और सारा। 2 बच्चों के बीच सारा समय कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। अब मेरे पास अपनी गाड़ी थी। बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर उनकी पढ़ाई के अलावा सारी एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, डांस, सभी कुछ यहाँ से वहाँ लेकर जाना सब मेरी जिम्मेदारी थी। अपने घर की 4 दीवारी जैसे मेरे कंधों पर टिकी थी। मैं इधर से उधर हुई कि घर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में, वह भी हर साल नहीं, मैं बच्चों के साथ भारत आती। हरी अधिकतर कोई न कोई समर प्रोजेक्ट ले लेते। 2 बड़े होते बच्चों की पढ़ाई के लिए यह ज़रूरी था कि हरी अपनी आमदनी बढ़ाए। और फिर जब बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो वह इन पेड़ों की तरह अपनी जड़ों से जैसे बिल्कुल ही अलग हो गए। भारत उनके लिए एक पुरानी याद बनकर रह गया। वे हर तरह से अमेरिकन थे, रंग रूप को छोड़कर। हरी तो बरसों से हैरी थे, पर मैं अपनी हजारों साल पुरानी स्मृतियों और संस्कारों को नहीं मिटा पा रही थी। ये सबको सूट करता था कि मैं वैसी ही रहूं जैसी थी। अच्छी पत्नी, अच्छी माँ। 35 साल निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला।
हरी ने 10 साल हुए यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया। औरों की तरह वह भी इस रैट रेस में शामिल थे, अमेरिकन ड्रीम के पीछे। विदेशी शिक्षा और देशी बुद्धि दोनों का सही अनुपात, तो क्यों न हरी को प्रत्याशित सफलता मिलती। मैंने जैसा हमेशा साथ दिया वैसे ही अब भी दिया। हरी के सारे निश्चय नितांत अपने होते थे। मैं तो चाहती थी कि वह रिटायरमेंट ले लें और हम भारत में रहें। बच्चे तो सेटल हो ही गए हैं, कभी यहाँ अमेरिका में तो कभी वहाँ भारत में। वैसे भी बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, कौन सा हमसे पूछकर अपने जीवन के निर्णय लिए हैं उन्होंने। पेड़ों ने नई मिट्टी में अपनी जड़ें फैला ली हैं, जीवन के नए स्रोत से जुड़ गए हैं वे। पानी, धूप और हवा की ऊर्जा से भरपूर। अब यहाँ की सर्दी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन लंबे ऊंचे पेड़ों की कॉनिकल पत्तियों में कोई पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता। निर्मोही ये पेड़ केवल अपने लिए जीते हैं, गर्वित, आसमान छूते हुए। इंसान ऐसे जी सकता है क्या? आत्मलिप्त हरी हैरी ऐसे नहीं जिए क्या? उन्हें अपना ठौर मिल गया था, अपनी मिट्टी भी, पर अपने शहर में बारिश की सौंधी मिट्टी की याद अभी भी मेरे मन में सुख बुगाती, मुझे विचलित कर देती। घर में दूध खत्म है, काली कॉफ़ी बनाऊं या चाय? हिम्मत नहीं थी कि महामारी के इन दिनों में इस उम्र में गाड़ी निकालूं और 1 मील दूर स्टोर से दूध ही ले आऊं। दूध के लिए जाऊंगी तो कुछ और भी याद आ जाएगा, क्या क्या लाना है। मन ही नहीं करता कुछ करने का। याद आया 15 दिन हो गए कोई ग्रोसरी नहीं लाई हूँ। बहुत लोग ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, अब मुझे भी ऐसा ही करना होगा। ग्रोसरी के बहाने घर से बाहर तो निकलती हूँ, अब तो वह भी सब नहीं हो रहा। अन्यमनस्क उठती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ही सही, एक सैंडविच बनाऊं, कुछ चीज़ पड़ा है। एक डिब्बे में मैंने सलामी देखी थी 2 दिन पहले, याद नहीं कि मैंने खाई हो। थोड़ा टमाटर तो होगा ही, हैलोपिनो पेपर डालकर एक बढ़िया सैंडविच बनेगा। मैं उत्साहित हो उठी, सारा सामान मिल गया। कौन ओवन में रखे और ग्रिल करे, ऐसे ही ठीक रहेगा। किचन काउंटर पर इतना सामान बिखरा है, एक दिन सफाई करनी होगी। अभी तो अपनी प्लेट और कॉफ़ी मग के लिए जगह बनाती हूँ। कई डिब्बे तो खाली हैं, फेंके तक नहीं मैंने। कूड़ेदान भर गया है ऊपर तक, 1 हफ्ते से पुराना कूड़ा। मैं बाहर निकलती तो फेंकती। बुधवार को कूड़े का ट्रक आकर चला गया। सुबह मैं सोती रही और मंगल को गार्बेज बाहर निकालना भूल गई। अब 1 हफ्ते की छुट्टी। बाहर का बड़ा ड्रम भरा नहीं होगा, किचन का कूड़ा तो बाहर फेंक ही सकती हूँ। कैसे आलस्य ने मेरे मन, मस्तिष्क, शरीर सब कुछ जकड़ लिया हो जैसे। खुद को धक्का देकर उठाती हूँ। कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट और सैंडविच के छोटे छोटे बाइट के बीच मैंने निर्णय लिया कि विंड चीटर पहनूं और रसोई का कूड़ा तो बाहर फेंक ही आऊं। हरी को गए 6 महीने हो चले। कैसे आराम से चला गया हरी, जैसा वह हमेशा कहा करता, और ऐसे अवसर कम ही आते कि वह अपने मन की बात करता हो। सुधा, मैंने ज़िंदगी अपनी टर्म पर जी है और इस ज़िंदगी से कूच भी मैं अपनी टर्म पर करूँगा। किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से मुझे ज़िंदा मत रखना। होप तुम और बच्चे मेरी इच्छा को पूरा करोगे। ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम पहले जाओ। हाँ, अपने लिए भी मैं यही चाहूँगी। मैंने एंड ऑफ लाइफ की विल बनाई है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और हाँ,
मेरे अटॉर्नी से तुम्हें मेरे बिजनेस वगैरह के डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं प्रतिवाद करती। बिना किसी इमोशन के, एकदम बिजनेस लाइक, जैसे हमेशा रहे हैं हरी, वे अपनी बात मेरे सामने रख रहे थे। कुछ महीने ही गुजरे होंगे हमारी इस बातचीत को हुए। हरी को जैसे अपने जाने का आभास हो गया हो। 5 दिन का बुखार और कोविड का हमला सीधे दिल पर। 20 साल पहले हार्ट अटैक के बाद बाईपास हुआ था। अब तक सब कुछ आराम से चल रहा था। कहते हैं मौत कोई ना कोई वजह ढूंढ लेती है। यह नई बीमारी हरी की मौत का कारण बनी। मौत ने हरी को चुना। मेरी बारी जब तक नहीं आती तब तक तो मुझे जीना ही है। मैंने जैकेट पहनी, किचन सिंक के नीचे छलांग मारते गार्बेज बैग को निकाला और बड़े ड्रम में उछाल कर फेंक दिया। अच्छा हुआ कि ड्रम का ढक्कन मैं बंद करना भूल गई थी। मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। अंदर आकर फिर एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई, फ़ोन पर रिमाइंडर सेट किया कूड़ा मंगलवार को बाहर रखने के लिए। मन में ख़त्म हुई चीज़ों की लिस्ट बनाने से अच्छा है फ़ोन पर लिख लो। फ़ोन खोला तो व्हाट्सएप पर नज़र गई। अरे, विली का मैसेज है। पूरा नाम विलियम स्टाइन, यहीं की पैदाइश, ठेठ अमेरिकन। कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर मिला था। बड़ा आदमी लगता है, काइंड और सेंसिटिव। हम दोनों की संगीत और किताबों की पसंद बहुत मिलती है। उसे पहाड़ पसंद है, मुझे भी। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बसंत में खिलते रंग बिरंगे डैफोडिल, या पतझड़ के तांबई, या गहरे पीले पत्ते। मीलों गाड़ी चलाकर वह मिनेसोटा के फॉल कलर्स देखने जाता। हमने तो यहीं पास में रहते हुए पतझड़ की इन रंग बिरंगी पत्तियों की अनोखी छटा देखने का कभी सोचा तक नहीं। विली ने बताया कि वह आजकल सिंगल है, तलाकशुदा या विधुर। मैंने जानने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा अपने रख रखाव को लेकर वह काफ़ी सतर्क है। मुझे ढीले ढाले लोग कभी पसंद नहीं आए। हरी को चाहे कोई शौक न रहा हो, पर अपने पहनावे और कपड़ों को लेकर वे हमेशा बहुत सतर्क रहे। विली मुझे जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने की चाहत से भरा लगा। उसका उत्साह मुझे भी छूने लगा था और मैं कोशिश करती कि मैं भी जीवन को एक उत्सव समझूं और अपने अवसाद से बाहर निकलूं। विली की बातों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल इन सब पचड़ों में मैं नहीं पड़ना चाहती। भले ही इस आभासी दुनिया का एक पात्र हो वह, पर अभी तो उससे बात करना मुझे अच्छा लगता है। उसकी आवाज़ मेरे अकेलेपन में गूंजती मुझे एक नासमझ सी खुशी देती। चलो पहले उसके मैसेज का जवाब दो। ऑनलाइन हुआ तो बातों का अंत नहीं। न जाने कहाँ से इतनी बातें होती हैं हमारे पास, कभी एकदम बचकानी तो कभी सीरियस। इतने कम समय में इतनी घनिष्ठता। मैंने उसे भारत के विषय में बताया। वह सब कुछ जान लेने के लिए उत्सुक होता। उसके दादा दादी दूसरे विश्व युद्ध से कुछ पहले जर्मनी से अमेरिका आए थे, अन्य बहुत सारे यहूदियों और कैथोलिक ईसाइयों की तरह। विली हंसता। सुधा, मुझे हैरानी होती कि वह मेरा नाम ठीक से बोल पा रहा है। सूडा जैसा कुछ नहीं। हरी ने तो बहुत कम मेरे नाम से मुझे बुलाया होगा। किसी स्नेहिल संबंध को प्रतिध्वनित करता नाम तो शायद उनके जहन में कभी
आया ही नहीं होगा। सुधा, अमेरिका प्रवासियों का देश है। हम सब ने मिलकर इसे बनाया है। अब यह हमारा देश है, विली कहता। इतने सालों के बाद बहुत चाहने पर भी मैं अमेरिका के साथ वो नाता नहीं जोड़ पाई जो मेरा भारत के साथ आज तक बना हुआ है। कहने को मैं अमेरिकन नागरिक हूँ। विली, तुम यहाँ पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, तुम्हारा नाता यहाँ की मिट्टी से है। जर्मनी से तुम्हारा रिश्ता एक ऐतिहासिक सत्य है, बस इतना ही। सुधा, यह सच है, पर यह भी सच है कि तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबा हिस्सा यही गुजरा है। जब तक तुम इस देश को अपना नहीं बनाओगी, तुम सेटल फील नहीं कर सकोगी। विली को बहुत कुछ बताया था मैंने, कैसे शादी के तुरंत बाद मैं अमेरिका आ गई, अपने भरे पूरे परिवार को पीछे छोड़ यहाँ अकेली। हरी के साथ अपने बहुत फंक्शनल रिश्ते की बात मैंने आज तक किसी से साझा नहीं की है। विली के साथ शेयर करूं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी विली समझता था मेरे जीवन के एकाकीपन को। अगर हम पुराने में ही डूबे रहे तो वह अवसाद और मरण की ओर ले जाएगा, विली कहता। कभी कभी विली कविता की भाषा में बात करता। हर नया गीत नई संभावना और नई जीवन से भरा होता है। एक नई सुधा बनो जिसमें उदासी की नहीं, जीवन की सुनहली धूप हो। उसका आग्रह मुझे बेचैन कर देता। अंदर ही अंदर मुझे कुछ चटकता सा लगता। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कुछ कहा। स्वयं में बड़े साधारण शब्द, पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक प्रेम निवेदन जैसे। महामारी के वीरान दिनों में विली का मेरे जीवन में होना मानो देव प्रदत्त हो, नहीं तो अकेलेपन की जिन गुहाओं में मैं गिरती जा रही थी, मुझे लगता कहीं मैं मानसिक रूप से पूरी तरह न टूट जाऊं। हरी के जाने के बाद तो मैं और भी अकेली हो गई थी। भले ही हरी मेरे भावनात्मक संसार का अंग ना रहे हों, पर उनका होना मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत भी थी और पहचान भी। विली ने मेरे जीवन के उस कोने में प्रवेश कर लिया था जो बरसों से रिक्त था। मैं भविष्य की चिंता से मुक्त वर्तमान में जी रही थी। मेरे पास पूरी दोपहर है, मेरा लंच हो गया है। विली को चेक करती हूँ। उसने बताया था कि वह भी और अमेरिकन की तरह जल्दी लंच कर लेता है। सारा का फ़ोन शाम को आएगा, ऑफिस से लौटते समय। कैसी हो मोम, ज़्यादा बाहर तो नहीं निकलती? वह हर रोज़ फ़ोन करती है। अब तो आर्यन भी हफ्ते में एक बार फ़ोन करने लगा है। बच्चों की अपनी अपनी दुनिया है, फिर भी मेरे लिए समय निकाल ही लेते हैं। इस बार दिवाली, थैंक्सगिविंग दोनों बार वे लोग घर नहीं आ पाए। फ्लाइट्स लेने के दसियों झमेले थे। पास होते तो ड्राइव कर लेते। आज की इस ठंडी दोपहर में विली के शब्दों की ऊष्मा मुझ पर हावी हो रही थी। शब्दों में इतनी कशिश। विली जर्मन जानता था। हमारे बच्चों की तरह वह अपनी मातृभाषा से अपरिचित नहीं था। संयोगवश उसकी माँ भी उसके पिता की तरह जर्मन मूल की थी। वह जर्मन में लिखता और मुझे अनुवाद कर सुनाता और आग्रह करता मैं जर्मन में भी उसकी कविताएं सुनूं। उसने भारतीय साहित्य पढ़ रखा था। दोनों भाषाओं के आदान प्रदान से परिचित है विली।
विली ने एक छोटी सी कविता भेजी थी जर्मन में, सारे शब्द मेरी समझ से बाहर। यह उसका तरीका था कि कविता के प्रति मेरी उत्सुकता वह इस तरह जगाए और फिर मैं उसे फ़ोन करूं। क्या यह सब मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं है? कितनी आत्मीयता है उसके इस व्यवहार में? यह सब दिखावा? क्या कोविड में लॉकडाउन के चलते उसे भी किसी मानवीय साथ की आवश्यकता तो महसूस नहीं हो रही? पर मैं तो उसे खास मित्र मानकर चल रही हूँ। अगर यह सब सच ना भी हो तो क्या? मैं स्वयं से तर्क करती। मैं सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जीवन जीना चाहती हूँ। मैंने विली के लिए मैसेज टाइप कर दिया और उसके उत्तर की प्रतीक्षा में थी। उसने उत्तर दिया, कुछ हंसते और कुछ छेड़ते हुए। यह एक प्रेम कविता है, मेरी नहीं है। चाहो तो मेरी कह सकती हो, क्योंकि भाव मेरे हैं। कहो तो मैं गाकर सुना सकता हूँ। मैं अचकचा गई। प्रेम या उस जैसे किसी और शब्द ने बरसों से मेरे कानों को नहीं छुआ था। असहज सी मैंने कहा, फिर कभी। अपने भीतर की इस सिहरन को मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। मेरे इस द्वंद्व को विली समझने लगा था। जब कहो मैं सुनाने के लिए तैयार रहूँगा। मेरे जीवन में फिर कभी, ज़्यादातर कभी नहीं, मैं परिवर्तित होता रहा है। निश्चय अनिश्चय की मनस्थिति और सही गलत के पैमानों पर झूलती मैं। पर अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। आज हरि के जाने के बाद मैं ईश्वर से अपने लिए कुछ मांग रही थी। वह सब जो मैं इस जीवन में अनुभव नहीं कर पाई। नहीं तो मैंने हमेशा पति और बच्चों के लिए व्रत रखे हैं। आज मेरी कल्पना में मेरे अतृप्त स्वप्न थे, मेरी असीमित इच्छाएं, मेरी उद्दाम कामनाएं। उन्हें जिंदगी के इस पड़ाव पर पूरा करने की ललक, उस प्यार को पाने की चाहत जो हरि ने मुझे नहीं दिया। क्या विली ही उस सवाल का जवाब है जो मैं जीवन भर स्वयं से पूछती रही? मैंने ईश्वर से कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग लिया। मेरे शहर में पतझड़ के वे पेड़, जिनके हरे से पीले फिर लाल, लाल के भी अनेक रंग, इतने कि आँखों में सिमट न पाए, मेरी आँखों के सामने घूम गए। अरे, मैंने मेरा शहर कहा। ठीक ही तो है, एक व्यक्ति के होने मात्र से यह बेगाना देश मुझे अपना लगने लगा। मैंने विली को मैसेज किया, वह प्रेम गीत सुनाओ मुझे विली, एक धड़कते हुए दिल की इमोजी के हस्ताक्षर के साथ फिर जोड़ा। इस बार पतझड़ के रंग जल्दी आए हैं, देखना चाहोगे क्या? मैं उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा में थी। तुम बुलाओ सुधा और मैं ना आऊँ? विली अगले वीकेंड आने वाला है। मेरी रसोई का काउंटर एकदम चमक रहा है। इतने दिनों से खाली फ्रिज खाने पीने के सामान से भर दिया है। मैंने देखा बार में हरी की पसंद की वाइन तो है, पर बियर नहीं। सुन रखा था मैंने जर्मन बियर के शौकीन होते हैं। मेरे सपनों में विली था, जंगल की पगडंडियों पर साथ साथ चलते हुए, उसका स्पर्श अपने तन मन में भरते हुए और फिर उसके आलिंगन में बंधते हुए। जिसे मैं कभी मिली नहीं, उसने मेरी कल्पना पर
इतना अधिकार कैसे जमा लिया? बाहर सूनी सड़क पर सन्नाटे को चीरती एक गाड़ी बहुत तेजी से निकल गई। लगता है इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। धन्यवाद।